हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ये क्लास आपके आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशंस, चाहे आप जेकेएसबी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इच एंड एवरी एग्जामिनेशन में ये टॉपिक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट आपका देखने को मिल रहा है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और समय रहते आप दो जो है इनका आंसर दिया कीजिए। चलिए सर स्टार्ट करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, आपको बताना है कि जो आपके पास कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसकी शुरुआत कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1904 एंड ऑप्शन डी इज 1935। बताइए जी, कोऑपरेटिव मूवमेंट इसकी शुरुआत कब हो रही है। चार ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है जी, तो कब हो रही है। अगर आप दोस्तों ने हमारे साथ बेहतर तरीके से क्लास पढ़ी होंगी तो 1904 में इसकी शुरुआत हो रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप ले लेंगे। देखिए मेरे दोस्त, ये याद रखिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में। कोऑपरेटिव मूवमेंट अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस से पहले एरा में अगर आप देखें तो चार स्टेज में, चार फेज में इसको आप तब्दील करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला फेज जो इसका स्टार्ट होता है जिसे आप इनिशियल फेज कहते हैं, 1904 से लेकर 1911 तक आपको देखने को मिलता है। तभी से हम कह रहे हैं कि 1904 में इसकी शुरुआत हो रही है। पहला फेज इनिशियल फेज 1904 टू 1911। जो दूसरा फेज है जिसे आप मॉडिफिकेशन स्टेज कहते हैं, 1912 से लेकर 1918 तक ये देखने को मिल रहा है। थर्ड फेज जो है जिसे आप एक्सपेंशन स्टेज कहेंगे वो आपके 1919 से लेकर 1919 टू 1929 देखने को मिल रहा है। और जो आपका फोर्थ स्टेज है जिसे आप रिस्ट्रक्चरिंग स्टेज कह रहे हैं, 1930 टू 1946। तो ये आपके पास कोऑपरेटिव मूवमेंट अगर इंडियन के कंटेक्स्ट में देखेंगे, प्री इंडिपेंडेंस में इसको आप चार स्टेज में, चार फेज में तब्दील करेंगे, वो आपके सामने हमने रख दिए हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी रहनुमाई, उसका प्रेसिडेंट आपको कौन देखने को मिला था। चार ऑप्शंस, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या आपके पास बदरुद्दीन त्याबी। किसकी बात हो रही है सर? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। शुरुआत में आपके पास ए.ओ. ह्यूम का कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है जब इसकी स्थापना हो रही थी, लेकिन बात किसकी हो रही है? प्रेसिडेंट की, कि पहले इसके प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बहुत खूब, इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब उमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने ही कांग्रेस की जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसकी जो प्रेसिडेंट है वो यही रहे थे। बनर्जी जो है, इनका जन्म अगर आप देखते हैं 29 दिसंबर 1844 को कलकत्ता में हो रहा है। जो पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, ये डेट याद रख दीजिएगा, 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 में। इसकी स्थापना जब पूछी जाती है कि इसकी जो फाउंडेशन है 1885 में हो रही है। फाउंडिंग मेंबर्स में आपके पास ए.ओ. ह्यूम का नाम आ रहा है। 72 डेलीगेट्स जो थे इसको अटेम्प्ट किया था, पहली जो आपके पास सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी इनकी प्रेसिडेंटशिप कर रहे हैं पहले सेशन की। दूसरी बात ये याद रखिए कि 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 में इसकी जो है फाउंडेशन हो रही है, इसकी शुरुआत हो रही है। जो इसका पहला सेशन है 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर में 1885 में हो रहा है और इसको अटेंड कर रहे हैं 72 डेलीगेट्स। क्वेश्चन 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन एट। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार स्प्लिट हो रही है। आप दोस्तों को पता है कि दो हिस्से हो गए थे। एक तो एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे, बालपाल लाल अगर आपको याद होंगे, जो चाहते थे, जो कहते थे कि भाई जो ये मिनते हैं, जो रिक्वेस्ट है, इनसे बात नहीं चलेगी, कि हमको एक कदम आगे चलकर, प्रोटेस्ट को एक कदम आगे लेकर हमें जो है एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जिन्हें आप एक्सट्रीमिस्ट में गिनते हैं। दूसरे आपके पास सिंपल जो पहले तरह से चलते आ रही थी, जो मुहिम चलती आ रही थी, उसी मुहिम से चलते आ रहे थे, जिन्हें आप मॉडरेट्स कहते हैं। वो वही रिक्वेस्ट्स, वही प्लेजेस, वही जो आपके पास मिनते गुजारी, उन पर विश्वास करते थे। तो दो हिस्से हो गए थे, एक तो आपके पास सेपरेटिस्ट हो गए थे, एक तो आपके पास एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे, दूसरे आपके पास मॉडरेट्स हो गए थे। तो एक्सट्रीमिस्ट में से तीन इंपॉर्टेंट नाम, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और तीसरा आप लिख के देंगे हमें, बालपाल लाल के नाम पर हम इन्हें जानते हैं। ठीक है जी, तो पहला इनके जो अगर आप देखें सेपरेट कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? सूरत सेशन, अगर आपको याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी, डेट इज सूरत सेशन। क्या आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार स्प्लिट हो रही है सूरत सेशन में। इसकी शुरुआत जो 1885 में अभी हमने आपको दे दिया था नाम, जो वहाँ से शुरू हो रही है। ये दो ग्रुप्स में 1907 में इसकी स्प्लिट हो रही है सूरत सेशन में, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। जो एक्सट्रीमिस्ट से बालपाल लाल, ठीक है जी, वो तीन नाम आपने याद रखने हैं। अरविंदर घोष भी उनमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे एजिटेशन में, स्ट्राइक्स में, बाइकआउट टू फोर्सेस देयर डिमांड्स। हाउएवर दे डिसाइड टू वर्क एज ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पार्ट होकर काम करना चाहते थे। तो दो हिस्से, एक्सट्रीमिस्ट और आपके पास मॉडरेट्स। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट
मूवमेंट इन इंडिया इज। आप बताइए सर, अभी आपने देख लिया कि एक्सट्रीमिस्ट 1907 में आपके पास कंसेप्ट सूरत सेशन में आपको देखने को मिल रहा है। आपसे पूछा जा रहा है फादर, अगर आप पूछेंगे शुरुआत के जो एक्सट्रीमिस्ट के आ रहे हैं वो कौन है, क्या मोतीलाल नेहरू जी आ रहे हैं, क्या वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले आ रहे हैं, या बाल गंगाधर तिलक आ रहे हैं। तो अगर आपने बेहतर तरीके से पिछला क्वेश्चन समझा होगा तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको सुनाई दिया होगा। लोकमान्य तिलक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पैदाइशी जन्म का नाम जो इनका रखा गया था वो केशव गंगाधर तिलक रखा गया था। लोकमान्य तिलक के नाम से भी ये मशहूर हुए हैं आगे चलकर। 23 जुलाई 1856 से लेकर 1 अगस्त 1920 तक ये इस दुनिया में रहे हैं। आगे बात हो रही है कि आपके पास एक नेशनलिस्ट थे, जर्नलिस्ट, टीचर, सोशल रिफॉर्मर, वकील के तौर पर इन्होंने काम किया, इंडिपेंडेंस फाइटर के तौर पर काम किया है, और इनका जो मकसद था ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ रिलेटेड थे। ही वॉज द फर्स्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कौन? बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शुरुआत फाउंडेशन कब हो रही है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 1886, 1916, 1906 या आपके पास 1928। बताइए जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसकी शुरुआत कब हो रही है ये आपको बताना है। बहुत खूब। तो करेक्ट आंसर आप क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1906। ठीक है, जब आपके बंगाल पार्टीशन का कंसेप्ट आपके पास 1905 में देखने को मिला था, तब इस मुहिम ने उसको सपोर्ट किया था, अगर आपको याद होगा। देखिए, याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे पॉपुलरली मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, ढाका में इसकी शुरुआत हो रही है। आगा खान जो थे, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना है कि आगा खान जो थे वो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट, ऑनरी प्रेसिडेंट के तौर पर इनको चुना गया है। इस जो पार्टी थी, जो आपके मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इसने जो 1905 में पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसको सपोर्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो मुस्लिम थे ईस्ट बंगाल में वो मेजॉरिटी में थे। इसके बाद जो अली मोहम्मद जिन्ना, जो आगे चलकर बहुत ही मशहूर लीडर इनके हुए, और आगे चलकर जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हो रहा है तो उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने, आपके पास अली मोहम्मद जिन्ना ने। तो अली मोहम्मद जिन्ना जो है इस लीग को ज्वाइन कर रहे हैं 1913 में, लेकिन शुरुआत में मेंबर में अगर आप देख रहे हैं तो आगा खान का आपके पास नाम आ रहा है 1906 से ही। एक ब्रांच जो आपके पास मुस्लिम लीग की थी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था लंदन में, किसके द्वारा? आमिर अली के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं मुस्लिम लीग के लिए। पहली बात कि इसकी शुरुआत 1906 में हो रही है। आगा खान का आपको नाम याद रखना है। अली मोहम्मद जिन्ना, इनके लिए आप 1913 की डेट याद रखेंगे। थोड़ा आपके पास अमीर अली, या आपके पास लंदन में आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। खलीफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द, जो आपका खलीफत मूवमेंट है इसकी लॉन्च कौन कर रहा है, इसको शुरुआत कौन कर रहा है? ठीक है जी, क्या हिंदू के द्वारा इसकी शुरुआत हो रही है, हिंदू मुस्लिम्स के द्वारा शुरुआत हो रही है, पारसियों के द्वारा शुरुआत हो रही है, या मुस्लिम्स के द्वारा? ठीक है जी, खलीफत मूवमेंट बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हमने आपको दिए थे जब हमने बात की थी खलीफत मूवमेंट। 2 इंपॉर्टेंट भाई थे, शौकत अली, और दूसरा नाम लिख के देंगे आप हमें कौन थे। ये चीज़ें आपने लिखनी है, जब लिखेंगे तो ही बात बनेगी। तो अगर आपको पता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट उसी के साथ उसी दौरान ये मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी, तो इनकी शुरुआत कौन कर रहे हैं? सारे मुस्लिम्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। देखिए, जो खलीफत मूवमेंट है एक पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन था। क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि आपके पास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे रोकथाम लगा लिए थे। जो आपके पास ओटोमन एम्पायर के जो लीडर थे, कैलिफेट थे, उन पर बहुत सारे रोकथाम लगा दिए गए थे। ठीक है जी, और जो मुस्लिम पूरी दुनिया के थे, पर्टिकुलरली अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। इस मूवमेंट का नाम आ गया था आपके पास खलीफत मूवमेंट। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मूवमेंट उसी दौरान आ गई थी जब आपके पास नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इंडिया में चल रही थी। क्योंकि ये मूवमेंट, ये आपके पास खलीफत मूवमेंट जो थी, ये मुस्लिम ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसीलिए गांधी जी जो हैं इन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने चाहा था कि आपके पास ये जो पैन इस्लामिक मूवमेंट है इसे हम पैन एंटी ब्रिटिश के तौर पर इन्होंने देखा था। क्योंकि वो चाहते, गांधी जी को देखने को मिला कि आपके पास जो ये खलीफत मूवमेंट के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और जो आपके पास नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो भी चल रही थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो दोनों में एक साथ जुड़ गए, एक साथ मिलकर उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ठीक है जी, गांधी जी ने इनको बिल्कुल सपोर्ट की थी। व्हेन वाज द मद्रास महाजन सभा एस्टेब्लिश्ड? बताइए, जो मद्रास महाजन सभा है इसकी शुरुआत कब हो रही है? 1884 में, 1825 में, 1864 में, या 1885 में? मद्रास महाजन सभा इसकी शुरुआत कब देखने को मिल रही है? ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है कि करेक्ट आंसर का क्या आना चाहिए? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1884 में। चलिए जी, मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो आपके पास इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मद्रास प्रेसिडेंसी पर जो बेस्ड थी। 1884 में, 1884 में एम वीरा गुचारिया जो आपके पास थे, जो आपके पास सुब्रमण्यम अय्यर थे,
आनंद चरलू इनके द्वारा इसको शुरुआत की गई थी 1884 में। सितंबर 1885 में ये जो मद्रास महाजन सभा थी, इन कोलैबोरेशन विद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन, इन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था इंग्लैंड में। तो इंपॉर्टेंट बातें आपके इनके लीडर्स के बारे में याद रखने हैं। वीर गोपालाचार्य के नाम से आप याद रखेंगे, आपके पास सुब्रमण्यम अय्यर याद रखेंगे और आनंद चारलू, ये 3 नाम याद रखेंगे। और 1884 में इसकी शुरुआत हो रही है, ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए जी, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू, एक पहली कोशिश की गई थी ताकि इंट्रोड्यूस किया जाए रिप्रेजेंटेटिव को, पॉपुलर एलिमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो किसके द्वारा इसको अटेम्प्ट किया गया था, कोशिश की गई थी? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू, किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा कोशिश किया गया था, अटेम्प्ट किया गया था? नन अदर देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से। तो ये जो आपके पास नीचे दिया जा रहा है 1919 का एक्ट, इसको किस नाम से आप जानते हैं वो हमें लिख के देंगे आप। चलिए, तो करेक्ट आंसर इसका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे आप मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। जो आपके पास मॉरले थे वो आपके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो उस टाइम के आपके पास वाइसरॉय थे। स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू, जो आपके पास स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट है किस इवेंट के साथ रिलेटेड है? 4 ऑप्शंस, पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ 1947, आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1921, पार्टीशन ऑफ पंजाब 1947। बताइए, जो आपके पास स्वदेशी मूवमेंट है किसके साथ रिलेटेड है? तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट सारे पड़े हुए हैं। तो जब आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल का कंसेप्ट आपको देखने को मिला था 1905 में, तो उसी दौरान ये आपके पास स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत देखने को मिला था, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट जिसे आप कहते हैं। तो करेक्ट आंसर नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट जिसे आप कहते हैं ये रिलेटेड है पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1905 में। दिस पार्टीशन अकॉर्डिंग टू नेशनलिस्ट वायर मेड टू चेक एंड प्रिवेंट द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द बंगाल रीजन, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया था ये जो पार्टीशन बंगाल का हुआ है, हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ जो उस टाइम की ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने वजहें कुछ और दी। उन्होंने कहा था सर आसाम की हमने जो है प्रोग्रेस होनी चाहिए, ठीक है जी, तो अलग बहुत बेहतर तरीके से गवर्नमेंट चलनी चाहिए। वो बहुत सारे सर अफवाहों के उन्होंने जो है अपने ही मनगढ़ंत रीजन दिए थे, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था सर? वही जो डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी चल रही थी वही थी वो उनकी पॉलिसी। वो चाहते थे कि ये जो एक बड़ी रियासत है आपके पास बंगाल की, वो उसको हम जो है बंटवारा कर दें, टुकड़े टुकड़े कर दें, और जो है इन पर रूल करना फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपके पास स्वदेशी मूवमेंट थी इसके विरोध में शुरुआत हुई थी 1905 में, जब आपके पार्टीशन देखने को मिला था उसी दौरान इसकी शुरुआत हो रही है जो आपके पास स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट थी। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू शारदा एक्ट 1929, व्हाट वाज द मिनिमम मैरिज एज ऑफ गर्ल एंड बॉय? आपको बताना है कि शारदा एक्ट जो 1929 का 1929 का इंपॉर्टेंट, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1929 में आपके पास जो शारदा एक्ट देखने को मिल रहा था, मिनिमम मैरिज एज क्या थी गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए? ऑप्शन ए आपके पास 15 साल और 20 साल, ऑप्शन बी 16 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, ऑप्शन सी 14 ईयर्स एंड 18 ईयर्स, एंड ऑप्शन डी इज 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स। शारदा एक्ट 1929, ठीक है जी, इसके द्वारा जो आपके पास मिनिमम एज रखी गई थी आपके गर्ल्स के लिए वो क्या थी सर? वो 14 साल थी, और जो बॉयज़ के लिए एज थी वो कितनी थी? वो 18 साल थी। आगे चल के अगर आपको पता होगा कि आज हमारे पास जो है 1821 का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, तो वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था लिख के दे दीजिए। लिखना जरूरी है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, तो ही बात बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 14 ईयर्स 18 ईयर्स, ठीक है जी। जो शारदा एक्ट है जिसे आप ओरिजिनली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट ऑफ 1929 के नाम से जानते हैं, इसको पास किया गया था। उस दौरान आपके पास जो वाइसराय थे वो लॉर्ड इरविन देखने को मिले थे, क्योंकि 1929 का कंसेप्ट है लॉर्ड इरविन का कंसेप्ट। उसी दौरान फिर आगे चलकर इरविन आपके पास गांधी इरविन पैक्ट आपको देखने को मिला था, क्योंकि उसी दौरान इरविन जो थे वो वाइसराय थे, ठीक है। दिस एक्ट फिक्सड मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स की 14 साल रखी गई थी और बॉयज़ की 18 साल रखी गई थी। दिस एक्ट अप्लाई टू होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, नॉट जस्ट हिंदूज, ना सिर्फ हिंदूज के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान जो ब्रिटिश, जहाँ तक ब्रिटिश रूल का आपके पास अधिकार था वहाँ तक ये रूल एक्ट जो है लगाया गया था। आप हमें लिख के देंगे आज जो 18 साल और 21 साल की एज है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा की गई है। चलिए जी, देखिए 10 क्वेश्चन हो गए। अभी तक आप दोस्तों ने जो है लाइक सेशन को नहीं किया है, और हम भी आपको बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है सर आप करने वाले तो है नहीं, तो बोल के सर फायदा ही क्या है। बेहतर है सीखते जाइए और चलते बनिए।
क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन विच ईयर डिड लॉर्ड हैर्डिंग कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखिए 1905 में आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है, ठीक है जी। उस दौरान कौन थे आपके पास, लॉर्ड कर्जन कैंसिल आपको देखने को मिला था। फिर लॉर्ड हैर्डिंग आगे चलकर इसको कैंसिल कर रहे हैं, किस साल में कर रहे हैं, 1911 में कर रहे हैं, 1904 में कर रहे हैं, 1906 में, या आपके पास 1907 में आ रहा है। तो जब आप लॉर्ड हैर्डिंग का रूल देखेंगे तो 1911 का डेट आपको पास याद रखनी है, नॉन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1911। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो 1905 में हो रहा है। उस दौरान आपके पास जो आपके पास लॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, वाइसरॉय देखने को मिलते हैं, लॉर्ड कर्जन देखने को मिलते हैं, एंड वाज एबॉलिश्ड किया गया था लॉर्ड हैर्डिंग के द्वारा 1911 में। वायर दादा भाई नेहरू जी फेमसली कॉल्ड फॉर स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दादा भाई नेहरू जी ने स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नारा कहाँ दिया था, आपके पास मैसूर सेशन में दिया था, कलकत्ता सेशन में दिया था, मीरठ सेशन में दिया था, या नन ऑफ द अबव, बताइए जी। स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका नारा दादा भाई नेहरू जी, ठीक है जी। दादा भाई नेहरू जी किस नाम से और जानते हैं आप, लिख के दे दीजिए। नन अदर देन सर ये बात हुई थी हमारे कलकत्ता सेशन में। कलकत्ता सेशन के बारे में आपने याद रखना है कि 1906 में जब आपके पास कलकत्ता सेशन हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दादा भाई नेहरू जी जिन्हें आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ही नारा दिया था स्वराज का या सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है जी। दादा भाई नेहरू जी एक पारसी इंटेलेक्चुअल, एजुकेटर, कॉटन ट्रेडर, अर्ली इंडियन पॉलिटिकल सोशल लीडर थे, लिबरल पार्टी मेंबर थे, आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यूके में। और इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये आपके पास जो दादा भाई नेहरू जी हैं पहले एशियन थे जो आपके पास ब्रिटिश एमपी रहे हैं। 1892 से लेकर 1895 तक ये आपके पास एमपी रहे हैं यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में, 1892 टू 1895। तो ये इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखनी है कि 1906 में जो कलकत्ता सेशन है वहाँ ये आपके पास दादा भाई नेहरू जी, जिन्हें आप ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इन्होंने स्वराज या आपके पास सेल्फ गवर्नमेंट का नारा दिया था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि ये पहले एशियन हैं जिन्हें ब्रिटिश एमपी के तौर पर नवाजा गया था। चलिए जी, क्वेश्चन 13, व्हेन वाज मोहनदास करमचंद गांधी सेल्ड। व्हेन आपको बताना है कि मोहनदास करमचंद गांधी सबसे पहली बार कब सेल किए बॉम्बे से साउथ अफ्रीका की तरफ। ऑप्शंस, ऑप्शन ए मई 1894, ऑप्शन बी जून 1895, ऑप्शन सी मई 1899 एंड ऑप्शन डी इज अप्रैल 1893। तो बताइए जी मोहनदास करमचंद गांधी बॉम्बे से साउथ अफ्रीका सेल कब किए थे, तो कब किए थे, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अप्रैल 1893, ठीक है जी। मोहनदास करमचंद गांधी सेल फ्रॉम बॉम्बे टू अप्रैल इन 1893 साउथ अफ्रीका की तरफ, ठीक है जी। तो उसी दौरान जब वो साउथ अफ्रीका में गए उन्होंने वहाँ भी शुरुआत की बहुत सारे कामों की, बहुत सारे जो आपके पास लोगों की सेवा के बहुत सारे काम किए, तो उनको वहाँ से ही जो है इंस्पायरेशन मिली थी काम करने की, फिर आगे चलकर जो इन्हें महात्मा की पदवी मिली थी, ठीक है जी। हु वाज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थे इनके फाउंडर कौन है ये बताइए। विलियम एडम आ रहे हैं, द्वारका नाथ टैगोर आ रहे हैं, केटी तिलंग आ रहे हैं, या दादा भाई नेहरू जी आ रहे हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, और क्योंकि आपके पास ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनके बारे में अभी हमने आपको कहा उनके साथ रिलेटेड है, तो नन अदर देन आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दादा भाई नेहरू जी, ये आप नाम याद रखेंगे, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या क्या रहा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके साथ रिलेटेड है सर, दादा भाई नेहरू जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नेहरू जी इन 1866। तो डेट याद रख लीजिए 1866 में इसकी शुरुआत हो रही है इन कोलैबोरेशन विद इंडियंस एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। कहाँ ये शुरुआत हो रही है इसकी, सर लंदन में। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन शुरुआत दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लंदन में हो रही है 1866 में, 1866 में। इट सप्रेसेस द लंदन इंडियन सोसाइटी एंड वाज ए प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग मैटर्स आइडियाज अबाउट इंडिया एंड टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस टू गवर्नमेंट। जो एसोसिएशन है फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर आप देख रहे हैं वाज लॉर्ड लिविडन, ठीक है जी। क्वेश्चन 15, हु रोट पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक, इसके लिखने वाले कौन हैं, दादा भाई नेहरू जी हैं, करनाल तोड़ आ रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, या महात्मा गांधी। तो अगर आप इनके बारे में याद रखेंगे तो इनके भी जो राइटर हैं वो आपके पास दादा भाई नेहरू जी ही आ रहे हैं, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी इन्होंने पब्लिश किया था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में। नेहरू जी जो दादा भाई नेहरू जी हैं इज आल्सो क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है जी। जब उसकी शुरुआत हो रही है ए ह्यूम और दिवशाक इदुजी वचा के साथ साथ,
जो इनकी किताब थी पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने ही इसने ही जोर फरमाया था टू ड्रेनिंग द इंडियाज़ वेल्थ इनटू ब्रिटेन। तो जो इंपॉर्टेंट किताब है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में आ रही है, और इसके लेके भी आपके पास दादा भाई नेहरू जी आ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पास, जिन क्वेश्चन के माध्यम से ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे बल्कि इंपॉर्टेंट 15 कंसेप्ट थे, 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके रिवाइज हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट आपने सीखे होंगे। अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि सर आप कंटेंट पर विश्वास तो मुझे नहीं लगता कर रहे हैं, क्योंकि मोर देन 550 से ज़्यादा वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप दोस्तों ने जो है 5K का जो सब्सक्राइबर वो मार्क हिट नहीं कराया है। तो अगर आप कंटेंट पर बिलीव करते हैं तो अब तक तो हो जाने चाहिए थे, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हम जो है बड़े मेहनत से, बड़ी अलग अलग सोर्सेज से आपके साथ ला रहे हैं। तो आप सभी उम्मीद करते हैं। चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।